जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू MCQ स्टडी। आज हम हिंदी में विराम चिन्ह डिस्कस कर रहे हैं। हमने आपसे कहा था तो विराम चिन्ह हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने हिंदी में वर्णमाला और वर्तनी शुद्धि की क्लास कंप्लीट करा दी हैं। दोनों लगभग वर्णमाला की हमने 2 क्लासें ली थी और वर्तनी शुद्धि की हमने लगभग 3 क्लासें ली हैं। तो आप उन सभी क्लासों को जाकर देख सकते हैं। हम उनका हिंदी प्लेलिस्ट की जो क्लासें हैं, हिंदी की प्लेलिस्ट है, वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक करा देंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट से भी जोड़ सकते हैं। उसकी भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। टेलीग्राम में आपको हमारे वीडियोस की ये जो PDF हैं आपको निःशुल्क प्राप्त हो जाएंगी। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो विराम चिन्ह शुरू करते हैं। विराम चिन्ह का क्या अर्थ होता है? विराम चिन्ह का होता है अर्थ। विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव, विश्राम या रुकना। तो जैसे हम चलते चलते जब हम थक जाते हैं तो हमें रुकना पड़ता है, तो हमें विश्राम लेना पड़ता है। वैसे ही लिखने में जब हमें विश्राम लेना पड़ता है, ठहराव, विश्राम या हम रुकते हैं, तब हम विराम चिन्हों का उपयोग करते हैं। विराम चिन्ह का क्या कहा जाएगा? वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। याद रखिएगा, वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासकर हिंदी भाषा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर किसी वाक्य में गलत विराम चिन्हों का इस्तेमाल हो जाए तो उसका अर्थ ही बदल जाता है, या कहें अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे मान लीजिए, हम एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। जैसे कहा, रुको मत जाओ। हमने कहा रुको मत जाओ। रुको एक मिनट, फिर से, रुको मत जाओ। हमने कहा रुको मत जाओ, मतलब रुको मत, यहाँ रुको नहीं, चले जाओ। लेकिन हमने इसी में अगर गलत ये विराम चिन्ह का इस्तेमाल कर दिया। जैसे रुको मत जाओ, इसका अर्थ हो गया रुक जाओ, जाओ नहीं। लेकिन पहले वाले का क्या अर्थ था? रुको मत, मतलब यहाँ मत रुको, चले जाओ। तो पूरा अर्थ ही बदल गया। तो विराम चिन्हों का इस्तेमाल जो है हिंदी भाषा में बहुत ही ज़रूरी है। आप आराम से पूरी क्लास पढ़िएगा, आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा क्लास, और आपको पूरे विराम चिन्ह एक एक करके अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो हम चलते हैं कि विराम चिन्ह जो है, विराम चिन्ह हिंदी में किसने बताए? कामता प्रसाद गुरु थे। कामता प्रसाद गुरु जी ने हिंदी में विराम चिन्हों को बताया है। इन्होंने 20 विराम चिन्हों के बारे में जानकारी दी है। कितने? याद रखिएगा, 20 विराम चिन्हों के बारे में कामता प्रसाद गुरु जी ने जानकारी दी है। कामता प्रसाद गुरु विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। और कौन सा नहीं लिया है अंग्रेजी से, ये प्रश्न बनता है। तो पूर्ण विराम केवल अंग्रेजी से नहीं लिया है, बाकी जो विराम चिन्ह हैं उन्हें अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। जैसे मान लीजिए, ये हिंदी में अल्प विराम होता है, क्या? कॉमा। इंग्लिश में कॉमा होता है और हिंदी में अल्प विराम होता है। इस तरीके से ये होता है। जैसे ये होता है, इंग्लिश में कॉलन रहता है और हिंदी में उपविराम या अपूर्ण विराम कह देंगे इसे। इस तरीके से चिन्ह रहते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं, और केवल एक चिन्ह है जो अंग्रेजी से नहीं लिया हुआ है, वो है पूर्ण विराम। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा भी जाता है और आया भी हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा विराम चिन्ह है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया, तो हम बताएंगे पूर्ण विराम। याद रखिएगा। अब हम चलते हैं, आपको प्रश्न बता देते हैं किस प्रकार से आते हैं। जैसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा, निम्न में से अल्प विराम है। एक प्रश्न ये पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और अल्प विराम, इसके बारे में हमें बताना होगा। एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे राम स्कूल आया, फीस जमा की और चला गया। इसमें कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो राम स्कूल आया, आया के बाद हम अल्प विराम लगाएंगे, फीस जमा की और चला गया। और एक जो तीसरा टाइप रहेगा, उसमें ये पूछा जा सकता है कि छंदों के चरण की समाप्ति पर कौन सा चिन्ह आएगा। तो जैसे छंद हम लिखते हैं, उसकी छंदों की चरण की समाप्ति पर कौन सा चिन्ह आएगा।
जैसे छंद मान लीजिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून, मोती गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मांस चून। तो इस तरीके से मैं इसमें कौन सा लगेगा, इसमें अल्प विराम लगेगा, बीच में जो लगेगा वो अल्प विराम लगेगा, क्योंकि रहीमन पानी राखिए, फिर हमने हल्का सा विराम लिया, फिर हम उसके आगे बढ़े हैं। तो इस प्रकार इसमें ये 3 टाइप के पूछे जाते हैं अधिकतर, और भी जो जिस तरीके कर पूछे जाएंगे, वैसे तो मुख्यतः इस 3 तरीके से ही पूछे जाते हैं विराम चिन्हों के बारे में। अगर और कोई टाइप होगा तो वो हम आपको क्विज में करा देंगे। तो हम कहाँ पर थे कि कामता प्रसाद गुरु ने 20 विराम चिन्ह बताए हैं, और इन्होंने कहा है कि विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, केवल पूर्ण विराम को छोड़कर। तो विराम चिन्हों के प्रकार हम देख लेते हैं। विराम चिन्ह कितने प्रकार के, हम अभी बताए 20 प्रकार के, कामता प्रसाद गुरु जी के द्वारा बताए गए हैं कितने प्रकार के, 20 प्रकार के। तो कौन कौन से 20 प्रकार के, पहले वो देख लेते हैं, फिर हम उनके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेंगे। पहला है अल्प विराम। ये देखिए अल्प विराम, ये देखिए कॉमा लगा हुआ है। अर्धविराम, अर्धविराम में डॉट और नीचे कॉमा, क्या रहेगा, अल्प विराम में कॉमा, अर्धविराम में डॉट और नीचे कॉमा, पूर्ण विराम में ये डंडा रहेगा। ये 3 हो गए। इसके अलावा अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम में 2 डॉट, ये विसर्ग की तरह रहती हैं, विसर्ग की तरह 2 डॉट रहती हैं, इंग्लिश में इसे कॉलन कहते हैं। 5वां रहेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। आप तो जानते ही हैं प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। और विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह लिखा जाएगा ऐसे, डंडा और नीचे बिंदी, तो इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह रहेगा, ये लंबा थोड़ी सा रहेगा, ये निर्देशक चिन्ह रहेगा। एक चिन्ह रहेगा इससे छोटा, ये योजक चिन्ह रहेगा। और इसके अलावा एक नीचे का रहता है, जैसे शब्द कोई लिखा हो उसके नीचे लगाया जाए तो उसे रेखा चिन्ह या पाद चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, वो अभी हमने नीचे लिखा होगा, तो हमने एक साथ ही बता दी जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह इस प्रकार से। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह ये जीरो की तरीके से लोग जीरो बोलते हैं, तो जीरो नहीं होता, जैसे डॉक्टर में हम लिखते हैं तो ये संक्षिप्तीकरण के लिए इस्तेमाल होता है। विवरण चिन्ह, जैसे जब किसी चीज़ का विवरण देना हो, हेडिंग, मतलब हमें जैसे हमें बताना है कि बौद्ध धर्म के बारे में हम बताना चाहते हैं, बौद्ध धर्म लिखा और ये लगा के हमने विवरण चिन्ह लगा दिया। पुनरुक्ति चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह का ये इसका जो चिन्ह होता है, साइन होता है, ये ऐसे होता है पुनरुक्ति चिन्ह, ये लिखा हुआ है। इसके बाद विस्मरण, त्रुटिपूरक या हंसपद चिन्ह इसी को कहते हैं। इसे कभी कहीं कहीं काकपद चिन्ह भी कहते हैं। तो ये होता है, किस प्रकार से होता है, ये होता है इस प्रकार से, ये बना हुआ है इस प्रकार से हंसपद चिन्ह होता है। फिर एक होता है समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह किस प्रकार, ये जीरो और ये इस तरीके से, ये समाप्ति सूचक चिन्ह इस प्रकार होता है। तुल्यता सूचक चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह आप जानते हैं इक्वल का मार्क रहेगा। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह रहेंगे डॉट 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 इस प्रकार भी, या फिर डॉट 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 इस प्रकार रहेंगे लोप चिन्ह। एक होता है उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह कैसे रहेंगे, एक ये रहेगा और एक ये भी रहेगा, ये दोनों रहेंगे। एक को कहेंगे, क्या कहेंगे, एक को कहेंगे एक युग्मक, ऊपर वाले को एक युग्मक और नीचे वाले को द्वियुग्मक कहेंगे। और हमने आपको ये रेखांकन चिन्ह या पाद चिन्ह बताया ही था जब हमने आपको योजक चिन्ह वगैरह बताए, तो ये नीचे किसी कोई शब्द लिखा उसके नीचे लगाया जाता है। टीका चिन्ह, टीका चिन्ह कोई भी हो सकता है, हम स्टार भी लगा सकते हैं, डॉलर भी लगा सकते हैं, 1 2 3 लिख सकते हैं। जैसे आप कहीं कहीं देखते होंगे, मान लीजिए कोई शब्द लिखा है, मान लीजिए शब्द लिखा है कलयुगी, फिर यहाँ पे स्टार लगा दिया, तो नीचे स्टार लगा के लिखा रहेगा कलयुगी का अर्थ ये है। तो ये बताने के लिए हम ये टीका चिन्ह लगाते हैं। और फिर आता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह वो होता है, जैसे हमने आपको बताया था प्लित स्वर में ओ,
प्लुत स्वर में क्या बताया था, ओ क्या बताया था हमने प्लुत स्वर में, जैसे हमने राम लिखा, रा, ये हमने दीर्घ उच्चारण चिन्ह लगा दिए, तो हम कैसे पढ़ेंगे, राम। राधा लिखा, राधा, इस तरीके से हम पढ़ेंगे, मतलब खींच के पढ़ा जाता है उसमें स्वर, तो उसे दीर्घ उच्चारण कहते हैं। तो दीर्घ उच्चारण में इस तरीके से लगता है चिन्ह। तो याद रखिएगा, ये सब 20 चिन्ह हो गए पूरे। अब हम इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। पहला कौन सा है, अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह क्या होता है, इसमें थोड़ी से हम जान लेते हैं। जहाँ बहुत ही कम समय के लिए ठहराव हो, वहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। चिन्ह कैसा होता है, ये कॉमा भर रहता है, कॉमा रहता है, इंग्लिश में से कॉमा कहते हैं, हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। जहाँ बहुत ही कम समय के लिए ठहराव हो, उसे क्या कहते हैं, वहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। कब कब होगा, जैसे दो समान संज्ञाओं के बीच, दो या दो से अधिक समान संज्ञाओं के बीच ये होगा, दो या दो से ज़्यादा या अधिक सर्वनाम के बीच, दो या दो से अधिक विशेषण के बीच। तो अब हम तीनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। दो या दो से अधिक समान संज्ञाओं के बीच, तो जैसे राम कॉमा मोहन कॉमा सोहन, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे और लगा हुआ है। तो राम कॉमा मोहन कॉमा सोहन और अजीत बाजार गए हैं। तो इस प्रकार ये सब एक ही संज्ञा है, तो इसका इस्तेमाल होगा। इसके बाद अब दो या दो से अधिक सर्वनाम, तो हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तुम कॉमा मैं और वह आज लखनऊ जाएंगे, तो तुम के बाद हमने यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, तीसरा एग्जाम्पल, दो या दो से अधिक विशेषण आने पर। तो अमित बहुत अच्छा, कर्मठ, अच्छा के बाद कॉमा, कर्मठ के बाद कॉमा, ईमानदार और जुझारू व्यक्ति है। तो ये दो या दो से अधिक विशेषण के बाद भी इसका अल्पविराम का यूज होता है। तो अब हम चलते हैं, इसके बाद कब अल्पविराम का यूज होता है, छंदों के प्रत्येक चरण की समाप्ति पर भी अल्पविराम का यूज होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए कॉमा, बिन पानी सब सून कॉमा, पानी गए न उबरे कॉमा, मोती मानस चून। कॉमा का अर्थ है यहाँ पे अल्पविराम, ठीक है। तो इस तरीके से छंदों के प्रत्येक चरण की समाप्ति पर भी इसका यूज होता है। अब हम चलते हैं कहाँ पर यूज होता है और अल्पविराम का, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इसलिए, तथापि, अतः, अतः, क्योंकि आदि के आगे हम अल्पविराम का यूज करते हैं। याद रखिएगा, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इसलिए, तथापि, अतः, क्योंकि आदि के आगे हम अल्पविराम का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह गरीब है कॉमा पर बेईमान नहीं। याद रखिएगा, वह गरीब है कॉमा पर बेईमान नहीं। और हाँ, अल्पविराम लगाते समय एक बात और याद रखिएगा, तो जैसे ये लगा है पर, मतलब वह गरीब है, तो हाँ के जस्ट बाद कॉमा लगेगा, कोई स्पेस नहीं रहेगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे करते हैं, है स्पेस दे के कॉमा लगाते हैं, फिर अगला पर बिल्कुल सटा के लिख देते हैं। तो ये जो है अल्पविराम के पहले कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, जबकि अल्पविराम के बाद में स्पेस रहेगा, फिर शब्द लिखा जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम्पल हो गया, वह गरीब है पर बेईमान नहीं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ और पे भी है, जैसे हाँ, नहीं, जी, बस आदि शब्दों के बाद भी हम केवल अल्पविराम का ही यूज करते हैं। जैसे हाँ, मैं आज कोलकाता जाऊंगा, तो हाँ के बाद कॉमा लगा यानी अल्पविराम लगा, मैं आज कोलकाता जाऊंगा, ठीक है। नहीं, कॉमा लगा यानी अल्पविराम लगा, वहाँ मैं बस जया से ही मिलूंगा। तो देखिए, बस के बाद भी यहाँ पे लगा है क्योंकि बस भी लिखा है। नेक्स्ट है बस कॉमा, मुझे जया और उसके परिवार से ही मिलना है। तो ये तीनों आपके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अर्धविराम। अर्धविराम जो है, हमने आपको बताया क्या अल्पविराम होता है कॉमा, अर्धविराम जो होता है उसके ऊपर एक बिंदी, ठीक है। इस तरीके से रहेगा अल्पविराम। तो जहाँ अल्पविराम से अर्धविराम रहेगा, जहाँ अल्पविराम से थोड़ा ज़्यादा ठहराव हो या एक ही बात को आगे बढ़ाया जाए, वहाँ पे हम अर्धविराम का इस्तेमाल करते हैं।
कैसे? जैसे सूर्यास्त हो गया, अर्धविराम लगाया, राम घर आने वाला होगा, क्योंकि अभी हमने पूरी बात नहीं की है अपनी। सूर्यास्त हो गया, राम घर आने वाला होगा, ये हमने फिर बताया, तो ये पूरा हो जाएगा। यहाँ पे अर्धविराम लगेगा सूर्यास्त हो गया के बाद। फिर है सोहन कानपुर चला गया, अर्धविराम आप बेफिक्र रहें। सोहन कानपुर चला गया, यहाँ पे अर्धविराम लगा, आप बेफिक्र रहें। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम आप जानते हैं, पूर्ण विराम इस तरीके से लगाया जाता है। हिंदी में, इंग्लिश में पूर्ण विराम ये रहता है, इसे फुल स्टॉप कहते हैं। फुल स्टॉप का अर्थ पूर्ण विराम ही होता है, लेकिन हिंदी में पूर्ण विराम इस तरीके से और इंग्लिश में इस तरीके से लगाते हैं। तो हिंदी में पूर्ण विराम लगेगा, इस तरह से पूर्ण विराम का चिन्ह रहेगा। क्योंकि चिन्ह भी अच्छी तरीके से देखते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में चिन्ह भी पूछे जाते हैं कि ये किसका चिन्ह है, योजक चिन्ह कौन सा होगा, पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा होगा, अर्धविराम चिन्ह कौन सा होगा, योजक चिन्ह कौन सा होगा। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इन चिन्हों को भी अच्छी तरीके से देखते रहिए और इन्हें नोट भी करते रहिए। तो हम चलते हैं, क्या पूर्ण विराम क्या होता है? जब वाक्यों की समाप्ति अर्थात पूर्ण होने पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? वाक्यों की समाप्ति अर्थात पूर्ण होने पर प्रयोग होता है क्या? पूर्ण विराम। जैसे दशरथ अयोध्या के राजा थे, तो ये पूर्ण विराम यहाँ पे लगा है। राम स्कूल जाता है, यहाँ पर भी पूर्ण विराम लगा है। ये दोनों बात अपने आप में पूर्ण है, तो ये पूर्ण विराम लगा हुआ है, पूर्ण कर दी गई हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, उपविराम या अपूर्ण विराम कहते हैं इसे। उपविराम या अपूर्ण विराम कहते हैं इसे। इसका चिन्ह होता है ये दो बिंदी, ये हिंदी में विसर्ग की तरह और इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉलन। याद रखिएगा, कॉलन कहते हैं। हिंदी में विसर्ग टाइप लगता है ये, लेकिन इंग्लिश में इसे कॉलन कहते हैं। तो ये कब यूज होता है? जब किसी को अलग दिखाना हो या जहाँ बात को जानने की जिज्ञासा बनी रहे, वहाँ पर हम उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चिन्ह कौन सा है पूर्ण विराम का? ये है 2 डॉट। ठीक है, तो जैसे हमें किसी को अलग दिखाना हो, जैसे प्रदूषण, 2 डॉट लगाया, एक अभिशाप। तो प्रदूषण ये अलग है बिल्कुल, एक अभिशाप अलग है। हालांकि दोनों कनेक्ट हैं, लेकिन इसे अलग दिखाने के लिए हमने यहाँ पर उपविराम यानी अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया। और जिज्ञासा वाली बात, जैसे हमने कहा अजय, हमने किसी को बुलाया, तो वो जो अजय होगा वो जिज्ञासा उससे हो जाएगी कि इसने मुझे क्यों बुलाया। तो फिर दूसरे ने कहा मैं आज शाम को मिलता हूँ, तो अजय के बाद यहाँ पर वो कौन सा अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, क्योंकि अजय कहा, अभी बात पूरी नहीं हुई और उसे जिज्ञासा भी हो गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपूर्ण विराम या उपविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह आप सभी जानते हैं कैसा बनता है। प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है हिंदी अंग्रेजी दोनों में ऐसे ही बनता है। तो हिंदी में इस प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पे लगता है? जहाँ प्रश्नवाचकता का भाव उत्पन्न हो, कोई प्रश्न पूछा जाए उसे, वहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ये सब बहुत ज़रूरी है कि प्रश्नवाचकता का भाव उत्पन्न हो। जैसे ताजमहल किसने बनवाया, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। या फिर मेरे घर कौन आया था, तो उसमें भी आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं हर्ष, विषाद, आश्चर्य, विस्मय, भय, घृणा, करुणा आदि को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस किस को? हर्ष, विषाद, आश्चर्य, विस्मय, भय, घृणा, करुणा आदि को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह क्या बात है, तो वाह के बाद लगाएंगे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह, फिर क्या बात है। ठीक है, विस्मय से उन्होंने कहा वाह, विस्मयादि बोधक चिन्ह लग गया वाह के बाद, और क्या बात है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह जो होता है ये थोड़ी लंबा सा ऐसे डंडा रहता है। निर्देशक चिन्ह ये निर्देश देने के लिए या किसी बात का उदाहरण देना हो तो हम निर्देशक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे जब हम लिखते हैं तो जैसे,
तो हम बड़ा से ये जो डंडा खींचते हैं यही निर्देशक चिन्ह है। और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा महान पुरुषों गांधी कौमा जवाहरलाल नेहरू कौमा सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद की सोच एक समान थी। तो यहाँ पे महान पुरुषों के बाद हमने ये लंबा सा डंडा लगाया। कौन महान पुरुषों के बारे में बात की जा रही? गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम बात की जा रही है, यानी उनका उदाहरण दिया जा रहा है कि इन सब की सोच एक समान थी। तो यहाँ पे हम निर्देशक चिन्ह का यानी इस लंबे डंडे का यूज करेंगे। इसके अलावा एक होता है छोटा योजक चिन्ह, एक होता है बिल्कुल शब्द के नीचे लगता है, उसे हम कहते हैं रेखांकन चिन्ह। तो अगला चिन्ह है योजक चिन्ह। योजक जैसे नाम से पता चलता है ये योजक चिन्ह छोटा डैश होता है, मतलब इसे डैश कहेंगे इंग्लिश में, ये रहता है। तो योजक चिन्ह जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि योजक चिन्ह का अर्थ है जोड़ने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह। जैसे माता पिता लिखना हो, भूखा प्यासा लिखना हो, इस तरीके से योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह क्या रहता है? चिन्ह ये रहता है, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी के बारे में विस्तार पूर्वक बताना हो, मतलब किसी बात को शब्द में ही उसके बारे में विस्तार पूर्वक क्या कहा जाए, उसे उसकी स्पष्टता करनी हो, किसी शब्द की स्पष्टता करनी हो, तब हम कोष्ठक चिन्ह का उपयोग करते हैं। ये लिखिएगा कि किसी शब्द की जब स्पष्टता बतानी हो या किसी बात को स्पष्ट करना हो तब हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राष्ट्रपिता कोष्ठक मोहनदास करमचंद गांधी, तो यानी राष्ट्रपिता कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी 1915 में भारत लौटे। इस प्रकार ये हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये वायरस है, तो ये वायरस अर्थात विषाणु अर्थ बताने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद आता है लाघव चिन्ह। 10वां चिन्ह है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जो होता है किसी शब्द के संक्षिप्तीकरण में प्रयोग होता है। जैसे हम लिखते हैं प्रोफेसर, तो इसका संक्षिप्तीकरण करेंगे तो प्रो और ये लाघव चिन्ह लगा देंगे तो प्रोफेसर हो जाएगा। इसी प्रकार डॉक्टर डा लिख के हम लाघव चिन्ह लगा देंगे तो ये डॉक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह जो होता है, विवरण चिन्ह होता है जब किसी बात की विवेचना करनी हो या उसका विवरण देना हो, मतलब उसका विवरण देना हो तब हम विवरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। विवरण चिन्ह कैसे लगाते हैं? 2 डॉट और बीच में डंडा। याद रखिएगा विवरण चिन्ह ऐसे होता है, 2 डॉट और बीच में डंडा, ये विवरण चिन्ह होता है। तो जैसे एग्जाम्पल हम देख लेंगे, जैसे संज्ञा, हमें संज्ञा के बारे में बताना है कि संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति वस्तु या इस तरीके से जो हम परिभाषा रहती है कि इसे संज्ञा कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, इस तरीके से। तो संज्ञा करके हम परिभाषा के लिए आगे परिभाषा लिख देंगे। इसी प्रकार सर्वनाम की परिभाषा के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो रहता है, जो विवरण चिन्ह होता है, हेडिंग के रूप में जो शब्द प्रयोग होता है उसके साथ हम इसका इस्तेमाल कर देते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं पुनरुक्ति या पुनरावृत्ति चिन्ह। पुनरुक्ति या पुनरावृत्ति चिन्ह वो चिन्ह होते हैं जो हम किसी शब्द की पुनरावृत्ति होने पर समय बचाने के लिए हम उस चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं, या शब्द बचाने के लिए उन चिन्हों का हम प्रयोग कर देते हैं। जैसे हमने लिखा मोहन एक ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है, तो इसका हम क्या होगा, हम एक और नीचे लिख देते हैं मोहन एक कर्मठ व्यक्ति है। तो यहाँ जो ये मोहन है इसकी जगह हम उद्धरण चिन्ह लगा सकते हैं, क्योंकि मोहन ऊपर है, एक के नीचे उद्धरण चिन्ह, व्यक्ति के नीचे उद्धरण चिन्ह और है के नीचे उद्धरण चिन्ह, सॉरी उद्धरण चिन्ह नहीं, जल्दी में उद्धरण चिन्ह बोल दिया, पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह लगा सकते हैं मोहन के नीचे, एक के नीचे, व्यक्ति के नीचे और है के नीचे। ये क्या होगा, पुनरुक्ति चिन्ह हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मोहन एक नीचे, तो नीचे कैसे पढ़ा जाएगा, ऊपर का देख के मोहन एक कर्मठ व्यक्ति है, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा, मोहन एक कर्मठ व्यक्ति है, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। आगे चलते हैं, 13वां चिन्ह कौन सा है, विस्मरण
इसी को हम त्रुटि पूरक कहते हैं, इसी को हम हंस पद भी कहते हैं। कहीं कहीं इसका नाम काकपद भी देखने को मिलता है। तो इसका चिन्ह कैसा है? इसका चिन्ह इस प्रकार, जब लिखते समय कोई शब्द छूट जाए या हमें कोई शब्द जोड़ना हो तो हंस पद का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से हम ज़्यादा अच्छी तरह की समझेंगे, जैसे राम आज गया है। तो यहाँ पर जैसे चेन्नई छूट गया तो चेन्नई को यहाँ पर लगाएंगे, राम आज चेन्नई गया। ये हंस पद लगा के हम इसका प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह रहता है, क्या चिन्ह रहता है? ये जीरो और ये आपने अधिकतर देखा होगा जब कोई बुक समाप्त हो जाती है या कोई एग्ज़ाम या पेपर देने आप गए होंगे तो आपने देखा होगा पेपर के अंत में या बुक के सबसे अंत में इस प्रकार का चिन्ह बना रहता है, ये जीरो और ये। तो ये होता है समाप्ति सूचक चिन्ह कि हम अब समाप्त करने की यहाँ पर घोषणा करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं 15वां, तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह आप सभी जानते हैं, इक्वल अंग्रेजी में इसे कहते हैं इक्वल। तो यही तुल्यता सूचक चिन्ह होता है, जैसे आ धन ई बराबर ए। तो ये तुल्यता सूचक चिन्ह में आ जाएगा, ये तुल्यता सूचक चिन्ह लगा हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का इस्तेमाल कब करते हैं? जब बहुत ही ज़्यादा संख्या या बहुत ही ज़्यादा व्यक्तियों के नाम दिए हों तो हम उसे एक नॉर्मलाइजेशन की तरह लोप चिन्ह का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे क्या होगा? जैसे राम, श्याम, मोहन, गौरव, फिर कॉमा डॉट डॉट डॉट, यानी बहुत सारे नाम हैं तो उसको हमने डॉट 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 लगा दिया। या फिर कोई सीरीज मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, फिर डॉट 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 करके हमने लगा दिया 100 तक लिख दिया, तो ये समझ में आ जाए कि 100 तक सीरीज है। तो ये क्या रहेगा? लोप चिन्ह। जो बीच के पदों का हम लोप कर देते हैं उसकी जगह हम डॉट 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 लगा देते हैं। ये हम इस प्रकार भी डॉट लगा सकते हैं यानी लोप चिन्ह लगा सकते हैं, और इस प्रकार भी डॉट यानी लोप चिन्ह का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, उद्धरण या अवतरण चिन्ह। उद्धरण या अवतरण चिन्ह जो होता है वो क्या होता है? उद्धरण चिन्ह और अवतरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जो होता है किसी का कथन बताने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या किसी शब्द पर जोर देने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे दो तरीके से देख लिया जाए, इस्तेमाल करते हैं। एक होता है ऊपर दोनों सिंगल कॉमा, एक होता है दोनों डबल कॉमा। तो नीचे का जो है कथन बताने के लिए, ऊपर का किसी बात पर जोर देने के लिए। जैसे अगर हम लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर, तो हमने दिनकर के ऊपर पहला वाला जो सिंगल कॉमा वाला है हमने वो वाला चिन्ह लगाया। तो यहाँ पे क्या है कि दिनकर को हम ज़्यादा जोर दे के बता रहे हैं, यानी प्रमुखता से हम बता रहे हैं दिनकर की। इसके अलावा हम डबल वाले का भी देख लेते हैं कि तिलक ने कहा स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो तिलक ने कहा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इसी को मतलब उद्धरण चिन्ह कहेंगे। उद्धरण चिन्ह शुरू हुआ, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह बंद, यानी इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया। तो इसे हम कहते हैं उद्धरण या अवतरण चिन्ह। नेक्स्ट पर चलते हैं, अब ये हमने आपको बता ही दिया जोड़ देने के लिए, जैसे रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद चलते हैं रेखांकन चिन्ह। 18वां होगा रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह हमने आपको बताया था ये अंग्रेजी के अंडर स्कोर की तरह लगता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण शब्द, वाक्य, महत्वपूर्ण शब्द, पद और वाक्य को रेखांकित करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे कैसे इस्तेमाल होगा? जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी अलग करती है। क्या होगा? हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी अलग करती है। तो यहाँ पर यमुना के नीचे हम ये रेखांकन शब्द यानी पाद चिन्ह लगा देते हैं। तो हम इसकी इम्पोर्टेंट बता रहे हैं किसकी, कि यहाँ पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश को कौन अलग करता है? यमुना नदी। तो यमुना नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पर चलते हैं, टीका चिन्ह या तारक चिन्ह। टीका चिन्ह या तारक चिन्ह के बारे में बात करते हैं। तो 19वां है टीका चिन्ह या तारक चिन्ह। टीका चिन्ह या तारक चिन्ह कुछ भी हो सकता है, जैसे स्टार लगा दिया, डॉलर लगा दिया,
हैज़ लगा दिया, 1 2 3 इस प्रकार कुछ भी लिख दिया, ये सब टीका चिन्ह या तारक चिन्ह के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे हम शब्द में कैसे इसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम देखेंगे मैंने आज एक कलयुगी पिता देखा, यहाँ पूर्ण विरामों का देखा के बाद मैंने आज एक कलयुगी पिता देखा, तो कलयुगी में क्या होगा, यहाँ कल स्टार लगा देंगे जैसे, तो यहाँ पर इसका स्टार का अर्थ हो जाएगा, नीचे लिखा रहेगा सबसे नीचे स्टार का मतलब कलयुगी पिता अर्थात बुरा पिता से है। नेक्स्ट पर चलते हैं, 20वां जो विराम चिन्ह है उसके बारे में, और आज यहीं पर विराम चिन्ह पूर्ण हो जाएंगे। ये लेक्चर इस विराम चिन्ह के बाद पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम आपसे विराम चिन्हों के कुछ क्विज कराएंगे, आज नहीं नेक्स्ट क्लास में हम क्विज कराएंगे, तो उसकी क्विज की हम प्लेलिस्ट अलग से डाल देंगे। तो दीर्घ उच्चारण चिन्ह हमने आपको बताया था क्या, जैसे प्लुत स्वर हमने आपको बताए थे, तब प्लुत स्वर में बताया था हमने, जब किसी को बहुत खींच के बोला जाता है तो हम प्लुत स्वर का इस्तेमाल करते हैं, यानी दीर्घ उच्चारण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम, ओम, तो इस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हमारे इस चैनल को सपोर्ट हो सके। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। हम नेक्स्ट लेक्चर पर आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।